Good morning, students. I, Dr. Amandeep, welcome you all. Students, today we will be discussing the last chapter of financial management, that is chapter number 17, management of inventory. How inventory should be managed and why it should be managed. We will be discussing all the points. So guys, जब हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का चैप्टर किया था तो उसमें हमने देखा था कि वर्किंग कैपिटल के तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, कैश, उसके बाद आपका रिसीवेबल और लास्ट था आपका इन्वेंट्री। तो मैनेजमेंट ऑफ कैश और मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल ऑलरेडी वी हैव कवर्ड, लास्ट टू चैप्टर्स में हमने कर लिया है। तीसरा जो मेजर एरिया है वर्किंग कैपिटल का वो इन्वेंट्री है। तो आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो दिस विल बी अ वेरी स्मॉल चैप्टर और इसी एक लेक्चर में मैं इस पूरे चैप्टर को कवर करूंगा। तो बी विद मी, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। व्हाट यू विल बी लर्निंग आफ्टर अटेंडिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वेंट्री का मीनिंग क्या होता है, बेनिफिट्स क्या है, इन्वेंट्री हमें क्यों रखनी चाहिए, क्या बेनिफिट मिलेगा अगर आपके पास रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स अगर आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर होंगे। तो थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाई वी वुड लाइक टू मैनेज द इन्वेंट्री, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि इन्वेंट्री जो है ना ही तो ज्यादा होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए, तो क्या उसके रिस्क है और क्या उसकी कॉस्ट है वो भी हम लोग देखेंगे। लास्ट में हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स भी डिस्कस करेंगे। तो दीज 5 different things you will be learning after attending this particular lecture. So let's start the topic in detail. First of all, what is the meaning of inventory management? देखिए, इन्वेंट्री जो है वो आपकी जो बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट्स होती हैं उसमें सेकंड लार्जेस्ट आइटम होती है। किसके बाद? फिक्स एसेट्स के बाद। तो फिक्स एसेट्स के बाद आपके पास सबसे बड़ी जो आइटम है वो इन्वेंट्री की होती है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस हो या फिनिश गुड्स हो। तो ये तीनों मिलकर के एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वेंट्री को हम लोग प्रॉपरली मैनेज करें। दैट्स व्हाई इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आता है इन्वेंट्री का मीनिंग क्या है। देखिए, इन्वेंट्री का जनरली जो मीनिंग है वो ये है कि आप लोग कितना स्टॉक रखते हो, किसका, गुड्स का। अब ये गुड्स कौन कौन सी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि आप ट्रेडिंग कंसर्न हो या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो। अगर आप एक ट्रेडिंग कंपनी हो तो गुड्स का मीनिंग है सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स, कि आप क्या करते हो, फिनिश गुड्स को ला करके बेचते हो। तो जो चीज आप फिनिश गुड के तौर पे स्टॉक में रखते हो उसको हम बोलेंगे इन्वेंट्री। बट अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, आप लोग गुड्स बनाते हो, तो उसके लिए फिर आपका इन्वेंट्री का मीनिंग क्या होगा, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। रॉ मटेरियल का क्या मीनिंग हुआ कि जो चीज आप फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए जो आपको इनपुट चाहिए होता है, दैट इज रॉ मटेरियल। वर्क इन प्रोग्रेस का क्या मीनिंग है कि वो आइटम्स जो अभी तक प्रोसेस में है, जो अभी तक फिनिश गुड तक कन्वर्ट नहीं हुई है, बीच में आधा प्रोडक्ट बन गया है, उसको हम बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। तो इसकी भी आपको इन्वेंट्री रखनी होती है। और लास्ट में इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, कि जो आइटम आपने बना दी है, कंप्लीट कर दी है और सेल के लिए जो अवेलेबल है। फिर उसके बाद आता है स्टोर्स एंड सप्लाईज, वो आइटम्स जो कि रॉ मटेरियल का पार्ट नहीं है बट मशीन को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। उसमें क्या आ जाएगा, जैसे आपका कोयला है, मशीन को चलाने के लिए फ्यूल है, लुब्रिकेंट ऑयल है, इसके बाद आपके कुछ केमिकल्स हैं अगर आप फार्मास्यूटिकल में हो। तो वो आइटम्स जिससे कि मशीन लगातार चलती रहती है, इन सब आइटम्स की आपके पास इन्वेंट्री होनी चाहिए। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री, द स्टॉक ऑफ गुड्स विच यू आर कीपिंग फॉर सेल। नेक्स्ट क्या है कि बेनिफिट क्या है इन्वेंट्री को रखने की, कि अगर आप रॉ मटेरियल का स्टॉक रखते हो या फिनिश गुड्स का स्टॉक रखते हो तो उससे फायदा क्या होगा।
पहला बेनिफिट है जी टाइमिंग ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देखिए इन्वेंट्री, हमें रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि रॉ मटेरियल की जब आप डिमांड करते हो सप्लायर से तो आपको उसी टाइम नहीं मिल जाता है, क्योंकि आपने जब डिमांड किया तो 5-7 दिन लग जाएंगे। अगर दूर से आइटम आ रही है तो हो सकता है 1 महीना भी लग जाए। तो इसलिए डिमांड करने में और रिसीव करने में काफी डिफरेंस है, इसलिए हमें रॉ मटेरियल को स्टोर करके रखना पड़ता है। बट अगर किसी फर्म को रॉ मटेरियल तुरंत मिल रहा है फिर उसको उतना रॉ मटेरियल रखने की जरूरत नहीं होती है। बट एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, रॉ मटेरियल को मंगवाने से लेकर के और उसके आने तक काफी टाइम लग जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि स्ट्राइक हो गई, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम हो गई, धुंध हो गई, या कोई आंदोलन चल रहा है जैसे अभी, तो उसकी वजह से भी आपको काफी प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है पीछे से सप्लाई बंद हो जाए। तो इन सब कारणों के कारण आपको रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री रखनी जरूरी होती है। इसी तरह फिनिश गुड्स की बात करें, आपने जो आइटम बना ली है उसको भी आपको स्टॉक में रखना होता है बना करके। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने कोई आइटम बना ली और वो उसी टाइम सोल्व हो जाएगी, क्योंकि आपके बनाने से लेकर के और उसके सोल्ड होने तक टाइम लगेगा। वो जब उसकी डिमांड आएगी, आप जब उसको मार्केटिंग करोगे तब जाके बिकेगी। और दूसरा ये है कि लगातार प्रोडक्शन चलता रहे, उसके लिए भी जरूरी है कि कुछ ना कुछ फिनिश गुड्स आपके पास स्टॉक में पड़ी रहे। अगर कोई बड़ी डिमांड आती है तो आप उसको जल्दी से पूरा कर दो। तो इसलिए डिमांड में और सप्लाई में कुछ फर्क होता है, कुछ डिफरेंस होता है, इसलिए हमें होल्डिंग जरूरी है इन्वेंट्री की। दूसरा पॉइंट है क्वांटिटी डिस्काउंट। देखिए रॉ मटेरियल आपको हमेशा चाहिए होता है, जब भी प्रोडक्शन प्रोसेस चल रही है आपको रॉ मटेरियल चाहिए। बट अगर आप रॉ मटेरियल को बार बार मंगाते हो स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर, तो स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर रॉ मटेरियल को मंगवाने से एक तो आपको कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि हर बार आप मंगवा रहे हो, उसको उतारने का खर्चा, उसको रिसीव करने का खर्चा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट काफी पड़ती है। तो अगर आप रॉ मटेरियल ज्यादा क्वांटिटी में मंगा लेते हो लार्ज क्वांटिटीज के अंदर, तो आपको क्वांटिटी डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये क्वांटिटी डिस्काउंट कब मिलता है? जब आप लार्ज क्वांटिटी में खरीदोगे, तो उसके लिए भी आपको इन्वेंट्री रखनी जरूरी हो जाती है। तो इससे आपकी सेविंग भी होती है। तो इस डिस्काउंट को पाने के लिए भी हमें ज्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल लेना पड़ता है और फिर उसको हमें स्टॉक में रखना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है एंटिसिपेशन ऑफ प्राइस राइज। ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ जाए रॉ मटेरियल के, क्योंकि महंगाई तो बढ़ती है हमेशा ही। तो जितना हो सके आप एक बार में ले लो और उसको स्टॉक करके रख लो, ताकि आगे फ्यूचर में अगर प्राइस राइज होता है तो आपको फायदा हो जाएगा। रिड्यूसिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट। देखिए जब भी आप कोई ऑर्डर देते हो, मान लो आपने 50 टन रॉ मटेरियल मंगवा लिया, तो ये 50 टन जब आप मंगवाओगे तो इसको ऑर्डर करने की कॉस्ट आएगी, डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करने, फिर उसके बाद जब ये माल आ जाएगा उसको रिसीव करने का खर्चा, उसको उतारना, फिर उसको गोदाम में लगाना, मजदूर चाहिए, आपको जगह चाहिए, उसका रेंट देना। तो बार बार ऑर्डर करने से काफी कॉस्ट पड़ती है आपको। बट अगर आप एक बड़ा ऑर्डर दोगे लार्ज क्वांटिटी में तो आपको काफी फायदा होगा। ये जो फालतू के खर्चे बार बार हो रहे हैं आपके, वो नहीं होंगे, उससे भी आपको काफी बचत होगी। तो ये सब फायदे थे इन्वेंट्री को होल्ड करने के, कि हमें इन्वेंट्री को रखना चाहिए। अब बात आती है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग इन्वेंट्री को क्यों मैनेज करना चाह रहे हैं। देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया था कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव था, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या था, डिसाइडिंग द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। उसी तरह इन्वेंट्री को हम क्यों मैनेज कर रहे हैं, डिसाइडिंग द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, कि एडिक्वेट मात्रा में, एक सफिशिएंट मात्रा में आपके पास इन्वेंट्री होनी चाहिए। ना ही तो ये इन्वेंट्री ज्यादा होनी चाहिए, एक्सेस में नहीं होनी चाहिए, और ना ही ये इनएडिक्वेट होनी चाहिए। तो ये हमारा सबसे बड़ा एक ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हम लोग इन्वेंट्री को मैनेज करना चाह रहे हैं। अब इसके अंदर काफी पॉइंट है, तो 1 बाय 1 हम लोग स्टडी करेंगे। तो गाइस देखिए इन्वेंट्री जो है आपकी दो तरह की हो सकती है, पहले ही हम देख चुके हैं, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल वो है जो आप कच्चा माल ले रहे हो, तो रॉ मटेरियल की जो आप इन्वेंट्री रखते हो कि कितना रॉ मटेरियल आपके पास होना चाहिए, तो ये रॉ मटेरियल ना ही तो एक्सेस में होना चाहिए और ना ही ये
इनसफिशिएंट होना चाहिए। इन दोनों की नुकसान है। क्यों? अगर रॉ मटेरियल आपके पास ज्यादा है तो फिर उसको स्टॉक करना पड़ेगा आपको, फिर उसकी कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी। इसको हम बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। स्टॉक को संभाल के रखने की कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, उसके खराब होने के चांसेस हो जाते हैं, उसके चोरी होने के, उसके मिसयूज होने के। और अगर ये इनसफिशिएंट मात्रा में आपके पास है, इन्वेंट्री अगर कम है, तो फिर जो आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस है वो उससे प्रभावित होती है कि अगर रॉ मटेरियल आपके पास कम होगा तो प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगी, उसके भी बहुत नुकसान है। इसी तरह फिनिश गुड्स जो है ये भी एक्सेस में आपके पास स्टॉक में नहीं होना चाहिए और ना ही इनसफिशिएंट होना चाहिए। क्यों? अगर ये फिनिश गुड्स आपने ज्यादा स्टॉक में रख रखे हैं तो वो फिर आपको फिर कैरिंग कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, उसको संभाल के रखना, उसके चोरी होने का खतरा, वो आगे मैं बताऊंगा, अलग अलग पॉइंट आएंगे। और अगर ये इनसफिशिएंट है फिर आपकी सेल कम हो जाएगी, सेल के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, मार्केट में आपकी डिमांड कम हो जाएगी कि आप लोग टाइम पे सप्लाई नहीं कर रहे हो फिनिश गुड्स को। तो हमें क्या पता लगा कि इन्वेंट्री जो है ना ही तो वो एक्सेस में होनी चाहिए और ना ही वो इनसफिशिएंट होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए? एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री होना चाहिए कि ना तो इन्वेंट्री ज्यादा हो ना ही इन्वेंट्री कम हो। उसके लिए हमारे पास टेक्निक्स हैं कुछ। तो ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, टू डिसाइडिंग द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, कि कितनी इन्वेंट्री हमारे बिजनेस में होनी चाहिए रॉ मटेरियल की और फिनिश गुड्स की। तो ये सफिशिएंटली हाई लेवल पे होनी चाहिए इन्वेंट्री जो है हमारी, ना कम ना ज्यादा, क्योंकि दोनों की दोनों जो कम होना और ज्यादा होना दोनों ही दोनों अनडिजायरेबल है बिजनेस के लिए, उसके फायदे और नुकसान आपको पता ही है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के? तो कुछ डिटेल में ऑब्जेक्टिव्स की बात की गई है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए, इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हो तो उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि रॉ मटेरियल जो है वो लगातार आपको कंटिन्यूअस सप्लाई उसकी होती रहे, बीच में कहीं भी कोई रुकावट ना हो, ताकि हमारा प्रोडक्शन ना रुके। तो इस बात को हमने देखना है कि हमें कब ऑर्डर देना है, किस टाइम पे कितना ऑर्डर देना है, इन सब टेक्निक्स को हम आगे देखेंगे। फिर दूसरी बात, सफिशिएंट इन्वेंट्री आपने रखनी है। ये तो बात है सप्लाई की, कि पीछे से जो सप्लाई है वो लगातार होती रहे। दूसरी बात आती है कि सफिशिएंट इन्वेंट्री रखनी है, ना तो कम ना ज्यादा। तीसरा है सफिशिएंट इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, कि आपको फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री को भी सफिशिएंट मात्रा में रखना है, ना ज्यादा ना कम। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। फिर उसके बाद कैरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। कैरिंग कॉस्ट क्या होती है कि किसी स्टॉक को अगर आप अपने गोडाउन में रखते हो तो उस गोडाउन में रखने की कुछ कॉस्ट होती है, उसके इंश्योरेंस का खर्चा, बिल्डिंग का खर्चा, जो आपने बंदे रख रखे हैं, जो मजदूर रख रखे हैं, उनको गोडाउन के देखभाल का खर्चा, तो ये सारी की सारी कॉस्ट है। अगर आप ज्यादा स्टॉक रखोगे तो ये कॉस्ट ज्यादा होंगी आपकी, तो इसको मिनिमाइज करना। दूसरा, जो स्लो मूविंग आइटम्स हैं जो गोडाउन में पड़ी रहती हैं, वो निकल नहीं रही है गोडाउन से, तो उनको देखना और उनकी सेल जल्दी जल्दी करना। मान लो आप 10 आइटम बनाते हो, उसमें से 2 आइटम ऐसी हैं जो आपको पता लग गया कि गोडाउन में पड़ी रहती हैं, इनकी सेल नहीं हो रही, तो फिर उस टेक्निक को, उसकी सेल के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना। उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट क्या हो सकते हैं कि उसके लिए ऊपर कुछ डिस्काउंट देना, या उसको सैंपल के तौर पे ज्यादा बेचना, और जो आप बाकी आइटम बेच रहे हो उनके साथ उसको कंपेल करना कि भैया ये भी लेनी पड़ेगी आपको। फिर उसके बाद इन्वेंट्री को कंट्रोल करना और इसको ऑप्टिमम लेवल पे रखना। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके? इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। तो बेसिकली हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में यही देखते हैं कि रॉ मटेरियल लगातार सप्लाई होती रहे, रॉ मटेरियल हमारे इन्वेंट्री में पड़ा रहे सफिशिएंट मात्रा में, फिनिश गुड्स भी हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में बने बनाए रहे, कैरिंग कॉस्ट कम आए, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम आए, जो आइटम्स नहीं जा रही, नहीं बिक रही, उनको सेल करने के लिए एफर्ट करना, और ऑप्टिमम लेवल डिसाइड करना इन्वेंट्री का। इसके बाद बात आती है कि जो आप ज्यादा इन्वेंट्री रखोगे तो उसके क्या रिस्क है और क्या कॉस्ट पड़ेगी। देखिए, एक्सेसिव इन्वेंट्री के नुकसान है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, आपको पता है। अगर इन्वेंट्री आपके पास ज्यादा है तो आपको बड़ा नुकसान होने वाला है। इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की भी और फिनिश गुड्स की भी दोनों ही बुरी है। तो क्या नुकसान है? पहली बात तो कैरिंग कॉस्ट बहुत आएगी आपको। कैरिंग कॉस्ट का क्या मतलब है
जैसे स्टोरिंग कॉस्ट हो गई, उसको स्टोर करने का खर्चा, उसके ऊपर इंश्योरेंस का खर्चा, उसके ऊपर उसको सफाई रखने का, साफ रखने का, क्योंकि जो गोडाउन होते हैं वो बड़े होते हैं, तो ये सारे के सारे खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। दूसरा, लॉस ऑफ लिक्विडिटी। अब जो आपका इन्वेंट्री के अंदर ही पैसा फंसा हुआ है, आपने अपना सारा पैसा रॉ मटेरियल में, फिनिश गुड्स में लगा दिया है, वो फिनिश गुड्स आपके बिक नहीं रहे, रॉ मटेरियल में पैसा आपका रुका पड़ा है, तो इससे आपकी लिक्विडिटी को नुकसान पहुंचेगा। तीसरा, रिस्क ऑफ प्राइस डिक्लाइन। देखिए, ये भी हो सकता है कि मार्केट के अंदर डिप्रेशन आ जाए और आपने जो फिनिश गुड्स का स्टॉक करके रखा हुआ है वो फिर आपको कम दाम में बेचना पड़ेगा। अब जो आइटम आपकी 100 रुपए की है और वो 3 महीने से आपके गोडाउन में पड़ी है और अब उसका प्राइस 80 रुपए हो गया है, तो आपको बहुत नुकसान होगा। तो इसलिए हमें एक्सेसिव इन्वेंट्री नहीं रखनी चाहिए। फिर रिस्क ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ गुड्स। देखिए, जब भी आप रॉ मटेरियल को गोडाउन में लंबे टाइम तक रखते हैं तो कच्चा माल जो होता है वो जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि जो जो टाइम बीतेगा और स्टोरेज फैसिलिटी आपके पास अच्छी नहीं होगी तो वो सामान आपका खराब हो जाएगा। और अगर फिनिश गुड्स हैं तो फिर भी प्रॉब्लम है आपको, क्योंकि वो आउटडेटेड हो जाएगी। वही पॉइंट आ गया, रिस्क ऑफ ऑब्सोलिसेंस। देखिए, अगर आपने लंबे टाइम तक फिनिश गुड्स को अपने स्टॉक में रख लिया तो हो सकता है कि मार्केट के अंदर इतना फैशन चला हुआ है कि 1-2 महीनों में ही फैशन चेंज हो जाते हैं, तो वो जो पुराने फैशन की आइटम आपने अपने गोडाउन में रख रखी है वो आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ फैशन हो जाएगी, फिर आपको वो कम दामों पे बेचनी पड़ेगी। तो जैसे ही अगर आप देखोगे कि न्यू कोई फिल्म आती है, जैसे पद्मावत फिल्म आई थी, तो लोगों ने फिर उस ढंग के लहंगे सिलवाने शुरू किए थे। उसके बाद अगर कोई और मूवी आ जाती है तो वो पुराना फैशन चला जाएगा। तो ये नुकसान होते हैं आपको एक्सेसिव इन्वेंट्री के। अब बात आती है रिस्क ऑफ इनएडिक्वेट इन्वेंट्री। अगर आप कम इन्वेंट्री रखते हो तो क्या नुकसान होगा? सबसे पहला नुकसान तो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ब्रेकडाउन आएगा। अगर आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है तो आप प्रोडक्शन कैसे करोगे? प्रोडक्शन रुक जाएगा। प्रोडक्शन रुक जाएगा तो आपके जो वर्कर्स हैं वो भी फ्री हो जाएंगे। तो अगर मशीन ऐसे बंद हो रही है, प्लांट बंद हो रहा है, तो ये बहुत खतरनाक होता है। दूसरी बात, अगर आपके पास फिनिश गुड्स का स्टॉक पूरा नहीं है तो आप कस्टमर की डिमांड को पूरा नहीं कर पाओगे। मार्केट में आपकी गुडविल खराब होती है, तो वो जो कस्टमर है वो कहीं अपने कंपटीटर के पास चले जाएंगे, तो इससे आपको परमानेंट लॉस हो जाएगा। तो अगर मान लो आप कोई प्रोडक्ट खरीदने मार्केट में गए हो और उसके लिए वो बोलते हैं कि वो तो 15 दिन बाद आएगा, तो आप 15 दिन का वेट नहीं करते हो, आप किसी और कंपटीटर का ले लेते हो, तो इससे परमानेंट लॉस होता है। एक बार ग्राहक आपकी शॉप से चला गया तो वो फिर दोबारा चांसेस उसके कम होते हैं आने के। अब बात करते हैं टेक्निक्स क्या क्या है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। देखिए, हमने देखा कि इन्वेंट्री को मैनेज करना बहुत जरूरी है। ना ही तो ये ज्यादा होनी चाहिए और ना ही ये कम होनी चाहिए। तो कैसे डिसाइड करें कि ये कितनी होनी चाहिए? ऑप्टिमम लेवल कैसे डिसाइड करें, उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं। तो हम 5 टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है रीऑर्डर पॉइंट, कि किस पॉइंट पे आपको रॉ मटेरियल को ऑर्डर करना चाहिए। दूसरा, इकोनॉमिक ऑर्डर पॉइंट, ये बताता है कि कितनी क्वांटिटी में आपको ऑर्डर करना चाहिए। तीसरा, एबीसी एनालिसिस, कि कुछ आइटम्स को आप ए कैटेगरी दोगे, कुछ आइटम्स को बी कैटेगरी, कुछ को सी कैटेगरी, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप उसको डील करोगे। देन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कि इन्वेंट्री कितनी जल्दी आपकी कैश में चेंज हो रही है, कितना आप उसको गोडाउन में रखते हो। 5, एजिंग, एजिंग शेड्यूल ऑफ द इन्वेंट्री, कि इन्वेंट्री कितने टाइम तक आपके गोडाउन में पड़ी है, उनकी एज क्या हो रही है। तो जो आइटम ज्यादा देर तक पड़ी रहती है वो एक सीरियस इशू है, उसको भी देखेंगे हम। तो इन 5 को हम, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीऑर्डर पॉइंट। तो रीऑर्डर पॉइंट क्या है? ये वो पॉइंट है जिसपे आपको ऑर्डर दे देना चाहिए। तो रीऑर्डर पॉइंट इज दैट इन्वेंट्री लेवल जिसपे आपको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। तो रीऑर्डर पॉइंट जो है ना ही तो ज्यादा होना चाहिए बहुत, और ना ही बहुत कम पे होना चाहिए। जैसे रीऑर्डर पॉइंट का क्या मीनिंग है कि आप कितनी यूनिट के ऊपर दोबारा ऑर्डर दे दोगे, आपके गोडाउन के अंदर कितनी यूनिट रह जाएंगी तब आप ऑर्डर करोगे। जैसे आपके गोडाउन के अंदर 2000 यूनिट रह जाती है तब आप ऑर्डर करते हो, दैट इज कॉल्ड रीऑर्डर पॉइंट। तो ये
कॉस्ट काउंटिंग में ये टॉपिक आता है। तो रीऑर्डर पॉइंट क्या है? वो लेवल जिस लेवल के ऊपर आपको ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, कि अब हम ऑर्डर कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, हमने देखा कि ना तो ये ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। तो रीऑर्डर पॉइंट का फार्मूला क्या है? लीड टाइम इनटू एवरेज यूसेज। तो लीड टाइम क्या है? लीड टाइम वो टाइम है कि जब आप ऑर्डर को प्लेस करोगे उस दिन से लेकर के कब आपको ऑर्डर की डिलीवरी मिल जाएगी, उस दिन के बीच में कितना गैप है। जैसे आपने 1 तारीख को ऑर्डर दिया 1 जनवरी को, और आपको 15 जनवरी को ऑर्डर मिल गया, तो लीड टाइम कितना है? 15 डेज। तो 15 दिन तक आपके पास ऑर्डर नहीं आएगा, ये लीड टाइम है। फिर एवरेज यूसेज क्या है? एवरेज यूसेज का मतलब है कि आप डेली कितनी इन्वेंट्री कंज्यूम करते हो, रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम करते हो डेली। वो मान लो आ गया 200 यूनिट्स। तो एक दिन में आप 200 यूनिट खर्च कर देते हो और 15 दिनों तक ऑर्डर आने में टाइम लग जाता है। तो कितना रीऑर्डर पॉइंट हो जाएगा? 15 इंटू 200, 3000 यूनिट। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि जब आपकी 3000 यूनिट रह जाएंगी बिजनेस के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, गोडाउन के अंदर 3000 यूनिट रह जाएंगी, 3000 यूनिट जब बच गई हैं तब आप ऑर्डर कर दोगे। तो क्या होगा? तो वो ऑर्डर करते ही आपकी रोज 200 यूनिट कम होती रहेंगी, और जैसे ही वो जीरो होगा उधर से आपको ऑर्डर मिल जाएगा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ रीऑर्डर पॉइंट, वो पॉइंट जिसके ऊपर आपको ऑर्डर करना है। एग्जाम्पल देखिए कि लीड टाइम है एक बिजनेस का 15 दिन और एवरेज डेली यूसेज ऑफ इन्वेंट्री है 2000 यूनिट्स, कि एक दिन में आप 2000 रॉ मटेरियल की यूनिट को खर्च कर देते हो और 15 दिन लग जाते हैं ऑर्डर देने के बाद आने में। तो रीऑर्डर पॉइंट कितना हो जाएगा? 15 डेज इंटू 2000 यूनिट, 30,000 यूनिट्स। तो जैसे ही आपके बिजनेस में 30,000 यूनिट्स बच जाए रॉ मटेरियल की, आप क्या करोगे? ऑर्डर कर दोगे। तो जब ऑर्डर कर दोगे तो 15 दिन लगेंगे। तो इधर से ये 30,000 यूनिट जो है वो रोज 2000 यूनिट के हिसाब से कम होती चली जाएंगी, और जैसे ही ये लास्ट दिन के पहुंचेंगी आपको इधर से ऑर्डर मिल जाएगा। तो ये बिजनेस लगातार आपका चलता रहेगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है अब हम देखेंगे। देखिए, हमने जो पॉइंट अभी किया है कि रीऑर्डर पॉइंट क्या है, कि आपने उस पॉइंट पे ऑर्डर करना है जो आपने डिसाइड कर लिया। तो वो कैसे डिसाइड किया? लीड टाइम इनटू एवरेज यूसेज। तो अब हमने तो लास्ट यूनिट तक इस पे रिस्क लिया है। कई बार ऐसा होता है कि आपको जितने टाइम में आपने डिसाइड किया है कि इतने दिनों में माल पहुंचता है, वो उतने दिन में नहीं पहुंचता। और दूसरा, ये जो आपने एवरेज यूसेज निकाला है कि रोज हम 2000 यूनिट लगाते हैं, रॉ मटेरियल की खर्च करते हैं, ये भी कोई एग्जैक्टली नहीं होता। तो इनमें भी आगे पीछे हो सकता है। तो इसका मतलब रीऑर्डर पॉइंट को अगर आप लेके चलते हो सीधा, तो उसमें रिस्क है। रिस्क क्या है कि अगर हमने 15 दिन का टाइम लिया था चीज को मंगाने के लिए, रॉ मटेरियल को, अगर वो बाय चांस कोई स्ट्राइक हो जाए, अब जैसे किसानों का आंदोलन चल रहा है, कोरोना आ गया बीच में, तो वो 15 दिन की बजाय अगर 20 दिन में आ जाए तो फिर तो हमारा गड़बड़ हो गया ना सारा शेड्यूल। और इधर एवरेज यूसेज में कोई पक्का नहीं है कि 2000 यूनिट पूरी लेनी होती है, कई बार 2100 यूनिट या 2200 यूनिट भी लग सकती है। तो इसमें थोड़ा सा रिस्क है रीऑर्डर पॉइंट में। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक सेफ्टी स्टॉक भी अपने पास रखना चाहिए। तो सेफ्टी स्टॉक क्या होता है? तो ताकि हमारी एकदम स्टॉक हमारा कम ना हो जाए, उसके लिए हमें एक सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए। तो सेफ्टी स्टॉक को हम क्या कह सकते हैं? सेफ्टी स्टॉक को हम रीऑर्डर पॉइंट में जोड़ देंगे। तो क्या फार्मूला बन जाएगा? लीड टाइम इनटू एवरेज यूसेज, तो वही रहेगा फार्मूला, बट इसके अंदर हमने किसको जोड़ दिया? सेफ्टी स्टॉक को, कि हम 2000 यूनिट सेफ्टी स्टॉक रखते हैं। किसके लिए? ताकि बाय चांस अगर हमारा ऑर्डर जो है वो टाइम पे ना आए या ज्यादा यूज करने लग जाए, तो फिर हमें उसको, ये हमारे सेफ्टी का काम करेगा। तो अब हमारे को हमने 30,000 यूनिट निकाला था, 30,000 में हम 2,000 यूनिट और जोड़ देते हैं, या 5,000 यूनिट ले लो, तो हम कितने पे ऑर्डर कर देंगे? 35,000 यूनिट्स पे। तो वो जो पीछे हमने एग्जांपल लिया था ये वाला, इसमें हम सेफ्टी स्टॉक को भी लेके चलेंगे कि हमारा सेफ्टी स्टॉक कितना है?
8,000 यूनिट्स। तो 30,000 प्लस 8,000, 38,000 यूनिट्स पे हम क्या कर देंगे, ऑर्डर कर देंगे। तो 15 दिन में वो आ जाएगा। अगर बाई चांस 2-3 दिन भी वो लेट हो जाता है तो भी हम इसको डील कर लेंगे। तो ये आपका सेफ्टी स्टॉक का कंसेप्ट था। अब दूसरा जो आपका मेथड है वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखिए पहला जो हमने मेथड किया था वो है रीऑर्डर पॉइंट, कि कितने लेवल के ऊपर आपको दोबारा ऑर्डर करना है। तो उसमें तो हमने लेवल देखा था कि कितने लेवल पे हमने ऑर्डर करना है, जैसे 30,000 यूनिट पे हमने निकाल लिया था। बट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है कि कितना ऑर्डर करना है, कि क्वांटिटी कितनी ऑर्डर करनी चाहिए आपको, कि 500 मंगवाएं एक बार में, या 1000 मंगवाएं, या 20,000 मंगवाएं यूनिट्स। तो ये कौन बताएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें बताएगा कि आपको कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी चाहिए। तो क्या कंसेप्ट है, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है जिसपे आपको हर एक ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। तो ये जो ऑर्डर है हमेशा इस ऑर्डर पे ही आपको प्लेस करना चाहिए। मान लो 7,000 यूनिट आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गई, तो हर बार आपको 7,000 यूनिट ही ऑर्डर करनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर आपकी कॉस्ट कम आएगी बिल्कुल। देखिए अब बात ये आती है कि हर कोई ये चाहता है कि हम बार बार क्यों मंगवाएं, एक बार में मंगवा लें सारी। तो अगर आप लार्ज क्वांटिटी में मंगवाओगे ना एक बार में, तो उससे आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, गोडाउन का खर्चा बढ़ जाएगा, उसका रेंट वगैरह है, उसकी लाइट का खर्चा, उसका इंश्योरेंस वगैरह देखना, उसकी सफाई का खर्चा, सेफ्टी का खर्चा, वो सारे का सारा बढ़ जाएगा। बट इससे ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि आप एक बार में ऑर्डर कर रहे हो, तो इससे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर आप स्मॉल क्वांटिटीज में मंगाते हो, बार बार मंगवाते हो, स्मॉल ऑर्डर्स देते हो, तो इससे आपकी कैरिंग कॉस्ट तो कम हो जाएगी, क्योंकि आपका गोडाउन छोटा होगा, बाकी खर्चे भी कम हो जाएंगे। बट इससे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का चक्कर है सारे का सारा। ज्यादा क्वांटिटी में मंगाओगे तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, कम क्वांटिटी में मंगाओगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इन दोनों में हमें एक बैलेंस रखना होता है। तो अब देखते हैं कि तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो एक बैलेंस है, किसके बीच में, दो तरह की कॉस्ट होती है उनके बीच में। पहली कॉस्ट है ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरी कॉस्ट है कैरिंग कॉस्ट। तो ये दोनों कॉस्ट देखते हैं क्या होती है। देखिए कैरिंग कॉस्ट कौन सी होती है, उससे पहले देखते हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कौन सी है। ऑर्डर देने की कुछ कॉस्ट लगती है। जब भी आप कोई ऑर्डर देते हो तो ये आसान नहीं होता है, क्योंकि आप जब ऑर्डर प्लेस करते हो तो उसको प्लेस करने की कुछ कॉस्ट होती है और उसको रिसीव करने की भी कुछ कॉस्ट लगती है। तो उनमें क्या क्या खर्चे आते हैं वो देख लो। सबसे पहला परचेज ऑर्डर जब बनाते हो, क्योंकि आप एक आइटम तो मंगाओगे नहीं, बहुत सारी आइटम्स आपको मंगानी पड़ती है, तो उसको क्लरिकल एक्सपेंसेस आते हैं। अलग अलग क्लर्क जो है आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए, तो उसकी क्लरिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं उससे। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे बढ़ जाएंगे। हर बार जब ऑर्डर करते हो, मान लो आपने 5 ट्रक सामान मंगवा लिया, तो इन 5 ट्रक की कॉस्ट बढ़ गई, ऑर्डर करने की कॉस्ट लग गई आपको। फिर उसके बाद रिसीविंग एक्सपेंसेस, वो सामान जब आएगा इसको उतारने का खर्चा, मजदूरी लग जाएगी बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद इंस्पेक्शन एक्सपेंसेस, वो जो सामान आया है उसको इंस्पेक्ट करने के लिए इंस्पेक्टर होता है, एक पर्टिकुलर आदमी होता है जो चेक करता है सामान को कि सामान ठीक आया नहीं आया है। इसके बाद रीऑर्डरिंग एक्सपेंसेस, रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस, कि आपने जो सामान मंगवाया है वो उतनी ही मात्रा में आया है या नहीं आया है, उसके लिए हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके लिए भी आपको 5-7 आदमी चाहिए जो अलग अलग आइटम्स को रिकॉर्ड करेंगे कि सामान पूरा आया है नहीं आया। तो ये सारे के सारे खर्चे कौन से हैं, ऑर्डरिंग एक्सपेंसेस। तो ऑर्डरिंग करना आसान नहीं होता है। हम लोग ऐसे नहीं कह सकते कि एक दिन बाद फिर ऑर्डर दे दिया, बार बार ऑर्डर दे रहे हो। तो ऑर्डर देना आसान है, बट ऑर्डर के पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे, उसको माल उतरवाने के खर्चे, फिर इंस्पेक्शन करने के खर्चे, उसको देखना भी सही मात्रा में आया भी है या नहीं आया। तो ये सारे खर्चे कौन से खर्चे होते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो अगर आप ज्यादा मात्रा में मंगाओगे एक बार में तो ये खर्चे कम हो जाएंगे। दूसरा है आपका कैरिंग कॉस्ट।
कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आएगा, जब भी आप कोई ऑर्डर करते हो तो उस ऑर्डर को आपको गोडाउन में रखना होता है। आपने रॉ मटेरियल मंगवा लिया तो उस रॉ मटेरियल को आप गोडाउन में रखोगे, उसके इंश्योरेंस का खर्चा, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। इसको कहते हैं कि रॉ मटेरियल को कैरी करने के खर्चे होते हैं। कैरी करना मतलब अपने पास रखने के खर्चे। वो कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं? गोडाउन रेंट, सबसे पहले तो आपको रेंट देना पड़ेगा गोडाउन का। दूसरा मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, उस बिल्डिंग को मेंटेन करने के खर्चे। फिर उसके बाद इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, जो आपने माल रख रखा है अपने गोडाउन के अंदर उसको हम इंश्योरेंस करवाना होता है हमें। फिर उसके बाद ऑब्सोलिसेंस, अगर वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया या वो सड़ गया गल गया, वो सारे के सारे खर्चे। उसके बाद क्लरिकल खर्चे, उनको मेंटेन करने के, और अकाउंटिंग कॉस्ट कि जो भी इन्वेंट्री आपके पास पड़ी है उसको कितना निकल गया कितना आ गया, वो सारे के सारे खर्चे आपको करने पड़ेंगे। तो ये सारे के सारे खर्चे कौन से हो गए? कैरिंग कॉस्ट। तो अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में आपको देखना होता है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कम करें या कैरिंग कॉस्ट कम करें। अगर बड़ा ऑर्डर देते हो तो कैरिंग कॉस्ट तो, ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम हो जाएगी बट कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर छोटा ऑर्डर देते हो बार बार तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इन दोनों में हमें एक बैलेंस रखना होता है। तो देखिए फार्मूला क्या है, अल्टीमेटली हम एक फार्मूले पे पहुंचते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की कितनी मात्रा में ऑर्डर करें जो कि बेस्ट मात्रा होगी, वो कैसे निकलेगा? अंडर रूट होगा किसका? 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइड बाय सी। तो ए क्या है? ए है आपका एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट इन यूनिट्स। यूनिट्स में रखना है हमेशा इसको, कि आपको एक साल में कितनी रिक्वायरमेंट होती है रॉ मटेरियल की यूनिट्स के अंदर। ओ क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आ रही है पर ऑर्डर। और सी क्या है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट आएगी, पर ऑर्डर नहीं आएगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आएगी। तो फार्मूला बहुत ही सिंपल है, 2AO डिवाइड बाय सी। ए क्या है? एक साल में कितना रॉ मटेरियल लग रहा है यूनिट्स के अंदर। ओ क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और कैरिंग कॉस्ट क्या है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। एग्जाम्पल देखिए, ईओक्यू कैलकुलेट करना है आपने। ए लिमिटेड जो है वो 2,25,000 यूनिट, 2,25,000 यूनिट्स बेचती है, रिस्ट वॉच बना रही है एक साल के अंदर। यूनिट कॉस्ट कितने की है? 1,000 की। टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 1,000। आगे आपको दे रहे हैं प्लेसिंग एंड ऑर्डर कॉस्ट कितनी है? 500। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ गई हमारे पास? 500 रुपीज। और कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 10%। 10% ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी है? 1,000। तो कैरिंग कॉस्ट कितनी हो गई? 100 रुपीज। और ए कितना हो गया? 2,25,000। क्या हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? आपने ये भी बताना है कि नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने दिए जाएंगे। पहले हम क्या निकालते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल देते हैं, 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइड बाय सी। ए कितना है? 2,25,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी आपकी? 500 रुपीज। कैरिंग कॉस्ट कितनी आई थी? 100 रुपीज। ये आपका आ जाएगा 1,500 यूनिट्स। तो एक बार में कितनी यूनिट्स मंगवानी है आपने? 1,500 यूनिट्स। अब नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो जाएंगे? तो टोटल 2,500 यूनिट आप मंगाते हो, डिवाइड कर दो 1,500 यूनिट से, तो कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे आपको? 150 ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन ही इजी हैं। नेक्स्ट आपकी जो टेक्निक है वो है एबीसी एनालिसिस। बहुत ही इजी टेक्निक है। एबीसी एनालिसिस क्या है? देखिए, एक इन्वेंट्री के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर जो इन्वेंट्री होती है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स होती हैं, और सारी की सारी आइटम्स जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। कुछ आइटम ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ आइटम कम इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये टेक्निक क्या करती है? ये यूं कहती है कि हर एक आइटम के ऊपर आपको बराबर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। कुछ एक आइटम के ऊपर ज्यादा अटेंशन देना चाहिए जिनकी वैल्यू ज्यादा है,
और जिन आइटम्स की वैल्यू कम है उनके ऊपर कम कंट्रोल करना चाहिए। तो वही बात इसमें लिखी हुई है, द फर्म शुड गिव मोर अटेंशन टू दोज आइटम्स विच हुज वैल्यू इज हायर इन कंपैरिजन टू अदर्स। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एबीसी एनालिसिस के अंदर जैसे नाम से पता लग रहा है आपको अंदाजा मिल जाएगा, ए बी और सी कैटेगरी दे देते हैं हम। सारी की सारी जो इन्वेंट्री की आइटम्स हैं उनको 3 कैटेगरी में बांट देंगे, ए बी और सी। तो कैटेगरी ए में कौन सी आइटम्स रखेंगे हम लोग, कैटेगरी ए में, कैटेगरी ए सबसे बढ़िया कैटेगरी है क्योंकि ए कैटेगरी सबसे अच्छी कैटेगरी होती है। तो ए कैटेगरी में उन आइटम्स को रखेंगे जिनकी नंबर ऑफ आइटम्स वो कम होती हैं, विच आर स्मॉल इन नंबर्स, लाइक 15% ऑफ द टोटल आइटम, जो सिर्फ 15% तक होती है टोटल आइटम, बट वो बहुत वैल्यूएबल होती है। मतलब कि 70% जो टोटल वैल्यू है वो उन्हीं से है। क्या कहने का क्या मतलब है, नंबर ऑफ आइटम्स तो बहुत कम होती हैं बट इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो नंबर ऑफ आइटम, अगर कोई आइटम 15% से कम है बट उसकी वैल्यू अगर 70% से ज्यादा है तो वो ए कैटेगरी में आ जाएगा। फिर उसके बाद सी कैटेगरी सबसे नीचे की कैटेगरी है, तो इसमें नंबर ऑफ आइटम्स बहुत ज्यादा होती हैं। नंबर ऑफ आइटम्स कितनी होंगी, 55% लगभग नंबर ऑफ आइटम्स होंगी, बट इनकी वैल्यू बहुत कम होती है। वैल्यू कितनी होती है, सिर्फ 10%। तो इनको हम किस में रख देंगे, कैटेगरी सी में। तो सी में कौन सी आ जाएगी, जिनकी लार्ज इन नंबर्स में होते हैं, लाइक 55% ऑफ द टोटल आइटम होती हैं, बट उनकी वैल्यू बहुत कम होती है। वैल्यू का मतलब है कि पैसे में कितनी वैल्यू है उनकी, वो सिर्फ 10% है टोटल इन्वेंट्री का, तो उसको हम डाल देते हैं सी में। बी कैटेगरी में क्या रह गया, बीच की आइटम, जो मिडवे आइटम है, जो कि लगभग नंबर के अंदर तो 30% होंगी बट वैल्यू उनकी लगभग 20% होगी। तो ए कैटेगरी में सबसे अच्छी वैल्यूएबल आइटम, जिनकी वैल्यू लगभग 70% वैल्यू होती है जिनकी टोटल इन्वेंट्री की, बट जिनका नंबर सिर्फ 15% होता है। बी कैटेगरी में 20% वैल्यू होती है जिनकी लगभग, बट उनकी नंबर ऑफ आइटम 30% होती है। सी कैटेगरी वो आइटम्स होती हैं जिनकी वैल्यू सबसे कम होती है बट जिनकी नंबर ऑफ आइटम बहुत होती है। तो ये सारा आपका 100% हो जाएगा। इसको आप यहां से देख सकते हो, नंबर ऑफ आइटम्स 15%, बी में 30% और सी में 55% आइटम होती है, तो 100% आइटम हो गई। और इधर इनकी वैल्यू, ए कैटेगरी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, बी की 20%, सी की सबसे कम होती है। तो ए कैटेगरी को सबसे ज्यादा कंट्रोल करना चाहिए, इसके ऊपर बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये 15% ही है बट आप 70% कंट्रोल कर लोगे अगर इनको आप ढंग से रख लोगे तो। सी के ऊपर बिल्कुल कम ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ 10% वैल्यू है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सी को बिल्कुल ही छोड़ दो, क्योंकि कुछ छोटी छोटी आइटम ऐसी होती हैं जिनकी वजह से प्रोडक्शन रुक सकता है, तो इनके ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए, बट फिर भी थोड़ा सा कम ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन देखिए, एक फर्म के पास 9 अलग अलग आइटम्स हैं इन्वेंट्री के अंदर, तो आपने बताना है कि ए, बी और सी में कौन सी आइटम रखनी चाहिए। तो ये 9 आइटम्स हैं। ये जो टोटल यूनिट्स दे रखी है इनकी, आइटम नंबर 1 जो है वो सिर्फ 500 है, ये 1000, इस तरह से इनके नंबर दे रखे हैं कि ये कितनी कितनी है। यहाँ पे इनकी कॉस्ट दे रखी है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी आइटम को आपको ए कैटेगरी में रखना है, कौन सी को बी को और कौन सी को सी में। तो बहुत ही सिंपल है, आप क्या करिए, ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं अलग अलग, इनका टोटल कर लो 10,000 यूनिट। अब इनका परसेंटेज निकाल लो कि ये 10,000 का कितना परसेंटेज है। तो 500 जो है वो 10,000 का कितना परसेंट है, 5%। ये 10% हो गया, ये 12, यूं करके आपने निकाल लिया। फिर हमने क्या करना है, इनकी कॉस्ट देख लेनी है। इनकी कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दी हुई है, फिर हमने इनकी टोटल कॉस्ट निकाल ली। तो 500 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 30,000 टोटल कॉस्ट आ गई, इसकी भी टोटल कॉस्ट निकल गई। तो अब हमने देखा
कि टोटल कॉस्ट का ये कितना परसेंटेज है। ये तो हमने परसेंटेज निकाला यूनिट्स का कि ये यूनिट का कितना परसेंटेज है। यहाँ पे हमने निकाला कि टोटल कॉस्ट का कितना परसेंटेज है। तो टोटल कॉस्ट हमारी 1 लाख रुपए आ गई। ये कितना परसेंट है, 30%, ये 40%। तो ये जो दो आइटम है ये 70% कवर कर रही है किसको, वैल्यू को। तो हमने देखा था कि जो आइटम 70% कवर करती है वैल्यू को तो वो 15% होंगी बस। इधर ये 15% है, इधर ये 70% वैल्यू में है, तो ये कौन सी हो जाएंगी, आइटम नंबर 1 और 2 किस में आ जाएंगी, ए कैटेगरी में। इसी तरह ये जो 3 आइटम है ये 20% बन रही है टोटल वैल्यू का, और इधर ये जो 3 आइटम है यही सेम आइटम ये 30% बन रही है उनके नंबर का। तो ये तीसरी, चौथी, पांचवी आइटम आ जाएगी बी कैटेगरी में। ये बाकी जो है ये 55% है नंबर में, और ये सिर्फ 10% है वैल्यू के अंदर, तो ये कौन सी में आ जाएंगी, सी कैटेगरी में। तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है बुक के अंदर, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आई होप यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग। फिर उसके बाद आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। चौथी टेक्निक क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। देखिए कुछ आइटम्स जो होती हैं इन्वेंट्री की वो स्लो मूविंग होती हैं। स्लो मूविंग आइटम का क्या मतलब है, व्हाट इट मीन्स, स्लो मूविंग का मतलब है कि ये आइटम जो है वो गोडाउन में पड़ी रहती हैं, या तो रॉ मटेरियल के तौर पे या फिनिश गुड्स के तौर पे। मतलब ये सरक नहीं रही, गोडाउन से बाहर नहीं निकल रही है, इनका कंजप्शन जो है वो क्वाइट लो है। तो इससे हमें क्या लेता है, हमारी जो अमाउंट है, हमारा जो कैपिटल है वो लॉक्ड अप रहता है, वो फंसा रहता है। क्योंकि अगर कोई आपका फिनिश गुड का आइटम नहीं गोडाउन से निकल रहा, उसकी डिमांड ही नहीं है, तो वो काफी प्रॉब्लम की बात है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, दो रेशो है हमारे पास, रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशो कि आपका रॉ मटेरियल कितनी जल्दी कन्वर्ट हो रहा है सेल के अंदर इन टाइम्स, वो क्या है, उसका फार्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इन ए ईयर और एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि वो कितनी जल्दी, कितनी बार, एक साल में कितनी बार वो बिक रही है वो आइटम। तो ये रेशो एनालिसिस के अंदर आपने देखा होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में या एफएम के अंदर पढ़ा होगा आपने। दूसरा रेशो होता है फिनिश गुड्स टर्नओवर, कि जो आपकी फिनिश गुड है वो कितनी जल्दी बिक रही है और साल में कितनी बार वो बिकती है। मान लो अगर आपका टर्नओवर 8 टाइम आ गया, इसका मतलब होता है कि फिनिश गुड जो है वो स्टॉक में से 8 बार निकल चुकी है, जल्दी जल्दी बिक रही है। तो ये रेशो जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होता है, और जितना ये कम होगा उतना ही बुरा होता है। मान लो ये 2 टाइम्स आ गया, इसका मतलब साल में सिर्फ 2 बार ही फिनिश गुड आपका सेल में कन्वर्ट हुआ है। इसका फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी आइटम कितनी जल्दी कन्वर्ट हो रही है सेल में और कितनी जल्दी वो कन्वर्ट हो रही है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में। तो इसका कोई एग्जांपल नहीं दिया हुआ है बुक के अंदर, दिस इज फॉर जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। लास्ट आपका टेक्निक है एजिंग शेड्यूल ऑफ इन्वेंट्री। एजिंग की स्पेलिंग गलत हो रही है, AGING। एजिंग शेड्यूल में हम क्या देखते हैं, एज देखते हैं, हमारी इन्वेंट्री के अंदर जो आइटम्स हैं उनकी एज क्या है, मतलब वो कितने दिनों से हमारे इन्वेंट्री के अंदर पड़े हैं। तो इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, हमारी इन्वेंट्री की जितनी भी आइटम्स हैं उनको हम अलग अलग एज ग्रुप में बांट देते हैं कि 1 से 15 दिन वाली इन्वेंट्री कौन सी है, 15 से 30 दिन वाली कौन सी है, ऐसी इन्वेंट्री कौन सी है जो 31 से 45 दिन तक हमारे अंदर पड़ी है। तो जो इन्वेंट्री ज्यादा एज ग्रुप में आ जाएंगी उससे हमें पता लग जाएगा कि वो बेकार पड़ी है और उनको निकाला जाए। तो फिर हम इसको देखेंगे, इससे हमें काफी हेल्प मिलेगी पुरानी इन्वेंट्री को निकालने में। तो हम देखते हैं कि पर्टिकुलर डेट के ऊपर जब वो परचेज की थी या मैन्युफैक्चर की थी तो कितने दिनों से वो हमारे यहाँ पड़ी हुई है। तो एग्जांपल देखो, हमने ये एज क्लासिफिकेशन बना दिया 0 से 15, 16 से 30, 31 से 45 डेज, 41 से 60 डेज, 61 से अबव। तो हमने एक इन्वेंट्री ली हुई है, वो हमने 31 मार्च को देखना है। हम 31 मार्च 2021 को देख रहे हैं कि हमारी इन्वेंट्री का क्या हाल है। तो एक इन्वेंट्री हमने ली थी वो 20 मार्च को ली हुई है, तो 1000 रुपए की है सिर्फ।
तो ठीक है, हमें पता लग गया कि ये इन्वेंट्री हमने सिर्फ 10 दिन ही हुए हैं तो इस एज ग्रुप में आ गई। फिर हमने एक मार्च 7 को ली हुई है 2000 की इन्वेंट्री, तो वो इस कैटेगरी में आ गई। इसी तरह अलग अलग डेट को जो आपने इन्वेंट्रीज ली हुई है वो हमने अलग अलग एज क्लासिफिकेशन में डाल दी। तो ये टोटल इन्वेंट्री है हमारी 20,000 रुपए की। तो इसको जब हमने परसेंटेज देखा टोटल इनका, तो हमें क्या पता लगा इससे कि 50% हमारी जो इन्वेंट्री है वो कब तक 61 डेज और अबव वाले एज ग्रुप में आ रही है। इसका मतलब 50% आइटम जो है हमारे इन्वेंट्री के अंदर वो 2 महीने से ज्यादा पुरानी है, तो काफी पुरानी हो रही है इन्वेंट्री। तो इससे हमें काफी पता लगता है, अलग अलग हमें पता लग जाता है कि कौन सी इन्वेंट्री कितने दिनों तक यहाँ पड़ी है। तो ये भी एक अच्छी टेक्निक है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं है बुक के अंदर, ये एग्जाम्पल ही है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ये आपकी 5 टेक्निक्स थी, और ये जो टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डीके गोयल और शैली गोयल की बुक से करवाया गया है। अविचल पब्लिशिंग कंपनी की बुक है ये। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।